सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 4 के सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को, और चैप्टर नंबर 4 है विराम चिन्हों की पहचान। इससे पहले इसके बहुविकल्पी क्वेश्चंस को मैंने कराया था और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था। तो चलिए आज इसके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी हम समझते हुए चलते हैं। दोस्तों, इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का अति लघु उत्तरीय वाला सेशन है, तो आप लोग इसको कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि अगर कुछ डाउट भी रह गया होगा आपका पिछली क्लास में तो यहाँ पर वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से यहाँ पर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन से स्टार्ट है। 13 है दोस्तों, योजक एवं समास चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? योजक एवं समास चिन्ह, इसका प्रयोग संयुक्त शब्दों तथा समास युक्त शब्दों में किया जाता है, जैसे धीरे धीरे, माता पिता, भाई बहन आदि। योजक चिन्ह या फिर समास चिन्ह, इनका प्रयोग आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार होता है। जब एक ही शब्द को 2 बार रिपीट करना होता है तो बीच में हम क्या लगा देते हैं? योजक चिन्ह या समास चिन्ह। और जो विपरीत शब्द होते हैं जैसे कि माता का पिता, भाई बहन, दिन का रात, तो इनके बीच में डैश आता है और ये जो होता है इसे हम समास चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, आप सभी लोग को पता है। तो योजक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इतिश्री चिन्ह क्या होता है? इतिश्री का मतलब होता है किसी भी अध्याय, ग्रंथ या लेख या रचना की समाप्ति, ठीक है। यानी कि कोई ग्रंथ जब पूरा हो जाता है, कोई लेखक लेख लिख रहे हैं, उनका लेख कंप्लीट हो गया है, कोई रचना लिखी गई है वो भी समाप्त हो गई है, तो जहां पर वो समाप्त होती है उस पेज पर आप इस तरीके का निशान देखोगे। जैसे इस तरीके का भी आप निशान देखोगे, ऐसे भी देखोगे और इस तरीके से भी फ्लावर बना हुआ। और ये जो निशान है यहाँ पर आप इनको ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके का निशान आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, तो इसे हम इतिश्री चिन्ह कहते हैं। और इस तरीके से कहीं भी एग्जाम में आएगा तो आपको तुरंत पहचानना है, यानी कि कोई कहानी खत्म हुई है, कोई अध्याय खत्म हुआ है, कोई लेख खत्म हुआ है, कोई रचना समाप्त हुई है, तो इस तरीके से जहां पर वो रचना समाप्त हुई है वहां पर उस पेज पर आपको इस तरीके के चिन्ह मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विवरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? दोस्तों, किसी विषय या बात को समझने के लिए या उदाहरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सभा की कार्यवाही का विवरण नीचे है, हिंदी की परिभाषा, संधि के प्रकार, ठीक है। यानी कि ये इसको हम विवरण चिन्ह के नाम से जानते हैं, किसी विषय या बात को समझाने के लिए। जैसे के आगे भी क्या लगा? विवरण चिन्ह लगा। इसके अलावा हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, डैश। अब आप डैश लगाओगे या विवरण चिन्ह लगाओगे, उसके बाद आप लिखोगे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और सभी के बीच में आप क्या लगाओगे? अल्प विराम लगाते हुए चले जाओगे। तो इस तरीके से विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, योग चिन्ह तथा समता चिन्ह का प्रयोग हिंदी भाषा में क्यों किया जाता है? दोस्तों, समानता या बराबरी बताने के लिए या मूल्य अथवा अर्थ का ज्ञान कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योग तथा समता चिन्हों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में किया जाता है। दोस्तों, गणित में इसको हम क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं, और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको हिंदी में याद रखिए, क्योंकि आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर दिमाग में रखना है कि ये योग है और जो बराबर का निशान है ये यहाँ पर समता चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर बस यही आपको बताना है कि क्यों ये प्रयोग किया जाता है। खासकर संधि में प्रयोग किया जाता है। शुभ धन आगम शुभागम, देवधन इंद्र मिलकर के देवेंद्र बन गया, निधन रोग मिलकर के निरोग बन गया। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी की मात्रा रहेगी निरोग में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो योग चिन्ह होता है और समता चिन्ह होता है, जोड़ के चिन्ह को हम योग चिन्ह कहते हैं, बराबर के चिन्ह को हम समता चिन्ह कहते हैं हिंदी विषय में। क्वेश्चन नंबर 17 है, हंस पद का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों, हंस पद का प्रयोग ऐसी जगह पर करते हैं जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और उसमें से कोई शब्द हमसे गलती से छूट गया, तो हम क्या करते हैं? वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग करके और उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि जायसी शाखा के कवि थे, और आप भूल गए किस शाखा के थे, तो आप यहाँ पर इस चिन्ह को लगा करके ऊपर आप लिख दोगे जायसी प्रेम मार्गी शाखा के
कवि थे। तो यहाँ पर देखिए वही चीज लिखी हुई है, वाक्य रचना करते समय जब कोई शब्द या वाक्य छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर इस चिन्ह को लगाकर ऊपर वह शब्द लिख दिया जाता है और इसी को हम हंस पद चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा इसे हम त्रुटि पूरक चिन्ह और विस्मरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यही है कि हंस पद चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, तो सेम वही चीज, हंस पद चिन्ह को हम विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो ये चिन्ह आप अच्छे से इसको पहचान लीजिए, ये विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम हंस पद भी कहते हैं। तो हंस पद आपको मैक्सिमम जगह पर देखने को मिलेगा, तो हंस पद चिन्ह आप याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाघव चिन्ह या संक्षेपक चिन्ह किसे कहते हैं। बहुत ही इजी वे में मैंने कल आपको बताया था कि जैसे अगर आपको उत्तर प्रदेश को संक्षेप में लिखना है तो आप क्या करोगे, ऊ लिखोगे, उसके आगे एक शून्य लगाओगे, फिर प्र लिखोगे, उसके आगे एक शून्य लगाओगे। डॉक्टर आप कहीं पूरा लिखा हुआ नहीं पाओगे, बस ड पर आ की मात्रा और उसके आगे आप एक शून्य पाओगे। तो इस तरीके से इसी को हम क्या कहते हैं, इसी शून्य को हम क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, वह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर, उत्तर प्रदेश के लिए उ लिख करके फिर इसी चिन्ह का प्रयोग, फिर प्र लिख करके इसी चिन्ह का प्रयोग, तो उ प्र। इस तरीके से यहाँ पर इसको हम क्या कर देते हैं, ये क्या कर देता है, लाघव चिन्ह किसी भी शब्द को संक्षेप कर देता है। तो इसीलिए हम इसे लाघव चिन्ह या संक्षेपक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोष्ठक का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों कभी कभी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के अन्य नामों को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि संज्ञा के तीनों भेदों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक का विवेचन किया जा रहा है। यानी कि संज्ञा के तीनों भेदों और जो भेद हैं उनको कोष्ठक में लिख करके इनका विवेचन किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि उनके नामों को, किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थानों के नामों को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विराम या विश्राम किसे कहते हैं। विचारों को मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त करते समय हम बीच बीच में सांस लेने, रुकने, किसी कथन पर बल देने, आरोह व अवरोह लेकर या क्षणिक रुककर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। रुकने को ही विराम या विश्राम कहते हैं। तो यहाँ पर रुकने को ही हम विराम चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, पूर्ण विराम के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ पर देखिए जहां जहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है वहां पर हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। दोस्तों रुकने की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए लिखने में कुछ संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। केवल पूर्ण विराम ही नहीं दोस्तों, जितने भी चिन्ह यहाँ पर मैंने बताए हैं सभी क्या है, विराम चिन्ह के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आधुनिक हिंदी में कितने विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। आधुनिक हिंदी में 16 विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, ये भी आप याद रखिएगा और ये बहुविकल्पी क्वेश्चंस में भी था ये क्वेश्चन कल। क्वेश्चन नंबर 24 है, आधुनिक हिंदी में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा है। दोस्तों आधुनिक हिंदी में पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादिबोधक, अपूर्ण विराम या उपविराम, निदेशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप अथवा हंस पद, कोष्ठक, योग चिन्ह, समता चिन्ह, इतिश्री विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा। यानी कि टोटल 16 विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा है। और दोस्तों ये इतना आप याद रखिएगा ताकि आप लोग अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता भी है तो आप पूरा अच्छे से उसको लिख लें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अल्प विराम जब वाक्य में भावाभिव्यक्ति अथवा अर्थबोध की दृष्टि से बहुत कम रुकना पड़े तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गोपाल, अल्प विराम लगा है, फिर हरि, फिर अल्प विराम, श्याम और राम खेल रहे हैं। यानी कि गोपाल, हरि, श्याम और राम खेल रहे हैं, तो गोपाल और हरि के बीच में, फिर हरि और श्याम के बीच में यहाँ पर आप देखिए अल्प विराम लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर और सन 1869 के बीच में यहाँ पर देखिए अल्प विराम लगा हुआ। तो जहां पर थोड़ा सा रुकना हो, बहुत कम रुकना हो, लेकिन उन शब्दों में क्या करना हो, भेद करना हो, थोड़ा सा उन्हें अलग दिखाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अब गोपाल, हरि, श्याम एक में अगर आप बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप रुक रुक कर बोलोगे गोपाल, हरि, श्याम और राम खेल रहे हैं, तो इस तरीके से सुनने में भी अच्छा लगेगा और बोलने में भी अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुक जाना है। अल्प विराम मतलब अल्प मतलब थोड़ा सा रुक जाना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामूहिक संशोधन किसे कहते हैं? दोस्तों, सामूहिक संशोधन में शिक्षक शुद्ध रूप में सभी बालकों से एक साथ पूछता और बताता जाता है और बालक अपनी अपनी भूलें सुधारते जाते हैं। यानी कि जब टीचर ने क्या किया, पूरा एक पैराग्राफ बोल दिया, मतलब पूरा एक पेज आप लोगों ने लिख लिया लगभग। टीचर ने क्या बोला आपको, श्रुत ले, क्या इसको इमला बोलते हैं, लिख लिया। अब टीचर क्या कर रहे हैं, एक एक वाक्य को वो मिला रहे हैं, मतलब एक एक वाक्य को शुद्ध रूप से बोल रहे हैं और सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। तो इस तरीके से सारे बच्चों का सामूहिक संशोधन हो जाता है और वो अपनी अपनी त्रुटियों को सुधार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंकों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अंकों को लिखते समय अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से 1, 2, 3 ऐसे बीच बीच में कॉमा आप लगाओगे तो ये चीज यहाँ पर बताया गया कि अंकों को लिखते समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर आप एक साथ 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते चले जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर कॉमा लगाए रहोगे आप तो वो अलग अलग दिखेंगी सारी संख्याएं। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोगों ने आपके सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक बना दी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप लोग का बाल विकास और शिक्षण हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, रिवीजन क्लास भी हमने पढ़ा करके कंप्लीट कर दी है। आप दोनों विषयों को अच्छे से देख करके समझ लीजिए और अच्छे से उनको रिवाइज भी कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से हमने सुपर फास्ट रिवीजन पढ़ा करके खत्म भी कर दिया और आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हमने सॉल्व करवाए हैं, उनको भी आप सॉल्व करिए। और जहां कहीं भी कोई भी समस्या है दोस्तों हमसे पूछते रहिए। आप सभी लोग को पता है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को अच्छे से पता है हम लोगों ने आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में पवन सीरीज कंप्लीट करा दी, राजन सीरीज कंप्लीट पढ़ा दी, सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट किया है, चाहे वो बहुविकल्पी क्वेश्चन हो, अति लघुत्तरी हो, लघुत्तरी हो। आप लोगों का सुपर फास्ट रिवीजन भी कंप्लीट कराया और आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी इस तरीके से कंटेंट नहीं मिलेगा जिस तरीके से हमने अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर कराया है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचता रहे और आप हमारे सभी वीडियोस को बिना मिस किए देखते रहें। आप लोगों के कमेंट्स दोस्तों हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट किया करिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए जिससे अधिक से अधिक वीडियोस हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बनाते रहें और आप लोगों के लिए ऐसे ही हम मेहनत करते रहें, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है आप सभी लोगों को शिक्षक बनते हुए देखना। तो इसके लिए आप लोगों को लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहना होगा, क्योंकि हम आपको आगे यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं और जल्द से जल्द आप लोग शिक्षक बने दोस्तों। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। बस ऐसे ही पढ़ते चलिए दोस्तों, मंजिल बहुत दूर नहीं है। अगर लगातार आप लोग ऐसे ही सभी विषयों को पढ़ते हुए चलेंगे, अब मेहनत करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से आप शिक्षक जल्द ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह आप सभी लोगों को पता है, एक लाइन होती है उसके नीचे एक बिंदु होता है, यही होता है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग बहुत ही जब खुशी होती है, जब बहुत ही दुख होता है, बहुत ही शोक होता है, तो इन सब की जगह पर हम क्या प्रयोग करते हैं? अपने भावों को प्रकट करने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह के आगे हम क्या लगा देंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हुए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपके कॉलेज का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर भी हो, आपको लगे कि ये वीडियो वहां तक पहुंचना चाहिए और सभी प्रशिक्षुओं का लाभ होना चाहिए, तो दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करने पर मिल जाएगी। तो ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।